हमने लास्ट क्लास तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे वेलोसिटी पे बेस्ड, जिसमें एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस थे। नीट के हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे। अब आज हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। हमने एक्सेलरेशन का एक बेसिक ज्ञान पिछले क्लास में लिया था। क्या बोला था हमने एक्सेलरेशन को? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर दो चीजों से मिलकर डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज होता है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई है इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात हमने बोली थी। आज इसके रिलेटेड हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स इसके देखते हैं क्या क्या है। फिर हमने बात करी कि एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो जिसमें समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट हो, जैसे हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी का चेंज आया। सो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बोलेंगे कि हर टाइम इंटरवल में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम इंटरवल आप कंसिडर करते हैं, तो पहले 1 सेकंड के इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हुआ, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चेंज हो गया, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो हर टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करें, हम इस बात पे आते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ कितने टाइम में इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हमेशा इनको वेक्टरली हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, तो मैं आपको यहाँ पे ये एग्जांपल लेके देखते हैं अपन कि एक व्हीकल था, इस डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। कुछ समय में इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड में चेंज नहीं आया बट इसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हुई है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है, एक्सेलरेशन आएगा। अब पूछा गया बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना है अगर ऐसा करने में इसको 10 सेकंड लगते हैं, या लेट्स से 5 सेकंड्स लगते हैं। अगर इसको अपने डायरेक्शन चेंज करने में 5 सेकंड्स लगते हैं तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपने अभी डेफिनेशन देखी, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या आप यहाँ पे 10 - 10 कर देंगे और आंसर 0 आ जाएगा? नहीं, ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज 10 j कैप, है ना। देखिए फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ, 10 j कैप लिख सकते हैं उसको। इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 I कैप, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब तो हम समझ चुके हैं, I मतलब टुवर्ड्स x एक्सिस, j मतलब टुवर्ड्स y एक्सिस, आराम से लिख सकते हैं अपने वेक्टर्स को। सो ये हो गया दोनों वेलोसिटीज। और अपन लिखेंगे अब चेंज इन वेलोसिटी। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटीज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल है 10 j कैप, इनिशियल वेलोसिटी है 10 I कैप, डिवाइडेड बाय टाइम। अपन को लिखना है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा v बाय t। आपको लगा है कि 5 सेकंड्स में ये चेंज हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय कर दिया आपने 5। अब आपका आंसर आ गया यहाँ से 2 j कैप माइनस 2 I कैप बाई, अच्छा बाई 5 कैंसिल हो गया, 2 j cap minus 2 I cap is the average acceleration of this vehicle। ये आपका आंसर है। अब आपसे अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़े आसानी से जानते हैं। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? √2² प्लस 2 स्क्वायर कितना आता है यहाँ से? 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ये आपको मिल जाता है। तो ध्यान क्या रखना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हुए कि दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ना कि स्पीड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमेशा आपको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी।
क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है, ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये भी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, यहाँ पे आया 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप, दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A truck moving towards east, पहले इस डायरेक्शन में चल रहा था, with a speed of 50 meter per second, turns towards north in 5√2 seconds. Okay, तो अगर यहाँ टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 5√2 seconds। ठीक है भैया, कीपिंग इट स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड अभी भी इसकी सेम है, अभी भी 50 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द ट्रक। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आपसे पूछा गया है, तो हम जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कितना टाइम इसको लगता है इन चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये है जब ये टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा था 50 आई कैप, फाइनल वेलोसिटी ये है जब ये टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया 50 जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल से। तो डेल्टा वी आपको यहाँ से मिल जाएगा 50 जे कैप माइनस 50 आई कैप। यहाँ से आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने बताया था एवरेज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाय टी 50 जे कैप माइनस 50 आई कैप डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 5√2 seconds। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, इधर आएगा 10/√2 विच इज 5√2। देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ 50 को 5 into 10 डिवाइड बाय 5√2, 5 से 5 कैंसिल, जो 10 बचा है उसको भी लिख सकता हूँ 5 into 2 डिवाइड बाय √2, तो कितना आएगा 5√2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 5√2। सो आएगा 5√2 जे कैप माइनस 5√2 आई कैप। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेते तो मैग्नीट्यूड निकालना भी बड़ा आसान सी बात है, कोई खास बात नहीं है। क्या जाता है √5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कैसे आएगा 10? 5 का स्क्वायर इज 25, √2 का स्क्वायर इज 2, सो 25 into 2 50, 50 plus 50 is 100, रूट ओवर 100 is 10। सो आपका आंसर आ गया यहाँ से। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता है एवरेज एक्सेलरेशन का तो भी मिल जाता है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर पूछा है तब भी इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। तो अब आई गेस अब आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर हैं कि जब भी वेलोसिटी की बात, सॉरी जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी आपको हमेशा वेलोसिटी वेक्टर को कंसीडर करना है, ना कि स्पीड को, ना कि मैग्नीट्यूड को। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन के साथ हमें उसको कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी देखी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, इस वक्त या जिस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी एक्सेलरेशन है, इसे बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है ये भी। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी से। अब ये जो डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल है, इसे मुझे बिल्कुल मिनिमम करना है। मिनिमम क्यों करना है, कुछ क्योंकि मुझे एक इंस्टेंट की बात करनी है। एक इंस्टेंट मतलब इस समय, इस समय तो इंटरवल जो है वो बहुत छोटा सा होना चाहिए। इस छोटे से इंटरवल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और हम जानते हैं कि जैसे ये लिमिट आप लगाएंगे दिस विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंशिएशन dv by dt। तो यस, एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज dv by dt। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिल गया। वेलोसिटी को आप देते थे ds by dt, याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट से, जिसको आप dx by dt भी लिख लेते हैं यूनिट वन डायमेंशन में। dx by dt was velocity, एक्सेलरेशन आ गया dv by dt। तो in other words, acceleration of a particle at instant t is equal to the rate of change of velocity। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, rate of change। तो आप इसे और क्या क्या बोल सकते हैं, दिस इज rate of change of velocity। रेट की बात जब भी आती है, रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद करो, ये आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तो आपने क्या बोला था कि अगर ये वाई एक्स कर्व है, ऐसा कोई वाई एक्स कर्व है, यहाँ पे जो स्लोप बनता है वो होता है tan थीटा, एंड दिस कैन बी गिवन एज dy by dx। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy by dx। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि ये जो dv by dt लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज द स्लोप ऑफ vt कर्व। तो यहाँ से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन। ये बात भी यहाँ से समझ में आती है। अच्छा, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। फिलहाल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही थी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम आपने किया तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो है वो है इस तरीके से। कैसे लिखा था डायमेंशनल फॉर्मूला, रिमेंबर, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ l, टाइम t स्क्वायर, m0 है तो m0 l1 t पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। रिमेंबर, डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते थे। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया lt-2, या पूरा लिखना है तो m0 l1 t-2 लिख सकते हैं। अब acceleration is positive if its velocity is increasing and negative if the velocity is decreasing. The negative acceleration is also called retardation or deceleration. ठीक है, जब वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, जब डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। हालांकि इसमें इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीका तो है कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देख के, दूसरा तरीका है डायरेक्शन देख के। अगर मैं 1D की बात करता हूं तो 1D मोशन में अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव बोलोगे, इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव बोल दोगे। तो इस बात को हम थोड़ा आगे चल के एक बार और एलिबरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा और समझेंगे। बट फिलहाल आप ये बात कर सकते हैं कि जब भी रिटार्डेशन या डिसेलरेशन की बात आएगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी जो है वो लगातार समय के साथ कम हो रही है, तो उसको बोला जाएगा रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। और एक्सेलरेशन जनरली यूज होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब जैसे आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखे थे, उसी तरीके से एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं। क्या लिखे जाएंगे कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, ये तो आपने देखा। और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसे लिखा जा सकता है vxi कैप प्लस vyj कैप प्लस vz k कैप। अब इन सबको डिफरेंशिएशन करना है तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, dvx by dt i कैप, dvy by dt j कैप, dvz by dt k कैप। दिस इज द कंप्लीट एक्सेलरेशन इन 3D। अगर हम 1D की बात करेंगे तो इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट को उठा लेंगे, तो हम लिख लेंगे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt। ये 1D में बात हो जाएगी। अगर 3D में करना है तो आई जे के तीनों के कंपोनेंट्स लिखेंगे, उन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसी तरीके से जैसे अभी आपने बोला था कि एक्सेलरेशन को लिखा dv by dt एंड वेलोसिटी को लिखा था dx by dt या ds by dt। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूं तो देखो, मैं यहाँ पे इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट जैसे ही करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, d by dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह डाल दिया dx by dt। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने x को डिफरेंशिएट किया एक बार dx by dt, फिर जो मिला उस पूरे को वापस से डिफरेंशिएट किया। यही किया, पहले क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया dx by dt से, फिर जो आपको रिजल्ट मिला उसको फिर से आपने डिफरेंशिएट किया d by dt ऑफ द रिजल्ट। इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसे, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको लिखने का तरीका होता है d2x by dt2। दिस इज नॉट स्क्वायर, इसको बोलते हैं d2x by dt2। इसका मतलब होता है आप x को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन of x with respect to time या with time। तो एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्मूला भी आपके पास मिल गया d2x by dt2। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें याद रखना है।
तो ये रिलेशन हो गया है याद रखने वाला, ये रिलेशन हो गया याद रखने वाला, और ये रिलेशन हो गया याद रखने वाला। अब इसी को ये एक्स हमने कब लिया, जब 1D मोशन की बात हो रहे हैं। अगर 3D की बात कर रहे हैं तो आप इसको एक्स वाई जेड सारे में लिख लीजिए। तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा, जब आप एक्स में लिखेंगे तो आई कैप के साथ लिख लेंगे, जब वाई में लिखेंगे तो जे कैप के साथ लिख लेंगे, जेड में लिखेंगे तो के कैप के साथ लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि ये सारे मिला के आपको आर कैप देंगे, आर वेक्टर देंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट d2r by dt2। दिस इज द एक्सेलरेशन इन 3D। अगर 1D की बात है तो आर की जगह सिर्फ एक्स लिख लूंगा। अगर 2D या 3D की बात है तो आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये लिख लूंगा। आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, हम जानते हैं ये बात करके आए। सो इस तरीके से भी एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपके पास दो हो गई है। क्या क्या हो गई, एक तो dv बाई dt, दूसरा d2x बाई dt2, जो कि दोनों यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके साथ। ओके, अब वही अगर अपन ग्राफिकली देखें तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो भी आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखना चाहूं, दिस dv इज इक्वल टू adt, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो इस dt को इस तरफ ले गया, मिला dv इक्वल टू adt। करता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो यहां से आपको मिलता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रल adt। ये एक फिर से एक रिलेशन मिल गया आपको कि आप अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसे इंटीग्रल adt से लिख सकते हैं। एंड अनदर थिंग, इंटीग्रेशन adt इज नथिंग बट एरिया अंडर at कर्व। क्या लिखा था आपने, इंटीग्रल y dx, कहां से मिला था ये, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो ऐसे ही इंटीग्रल ए डी टी विल गिव यू एरिया अंडर ए टी कर्व। तो यहां से मिलता है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए टी कर्व। तो ये फिर से एक रिलेशन मिल गया। इससे पहले आपको क्या रिलेशन मिला था, इससे पहले जो आपको रिलेशन था वो मैं साइड में बता देता हूँ। आपने जब लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो आपने यहाँ से लिखा था वी डी टी इक्वल टू डी एक्स। यहाँ से आपको इंटीग्रेट करने पे मिला था x इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, याद आ रहा है। और इसको आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कौन सा कर्व, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, ये आपको मिला था। तो ये जो रिलेशन आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इन्हें आप स्लोप और एरिया के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। यहाँ पे एरिया के टर्म में कब आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन के टर्म में लिखा हुआ होगा। तो डिफरेंशिएशन को स्लोप से रिलेट किया जा सकता है और इंटीग्रेशन को एरिया से रिलेट किया जा सकता है, ये बात भी हमें साथ में ध्यान रखनी है। तो बस यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि आप इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन। तो 1D मोशन की यहाँ बात कर ली है, 1D मोशन की बात है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस केस में क्या क्या आपसे पूछा गया, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी नेगेटिव भी जा रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, कोई खास बात नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम के साथ यहाँ ग्राफ दे रखा है, आपसे क्या क्या पूछा, डिस्क्राइब द मोशन क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 55। क्वालिटेटिवली मतलब ग्राफ देख के बताओ कि कब कैसा मोशन हो रहा है। तो अपन यहाँ पे ग्राफ देख के बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट O से A तक, फिर A से B तक, फिर B से C, फिर C से D और D से E, ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स में अपने को बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं O से A तक, इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो देखो इस सेगमेंट में ग्राफ देखो, ग्राफ देखना तुम्हें आता है ना, y और x एक्सिस पे, x एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है, y एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी है। ग्राफ O से A के बीच में है ऐसा, तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये बात अपने को समझ में आ रही है कि वेलोसिटी पहले 0 पे 0 थी, धीरे धीरे समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, सो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी पॉजिटिव है,
वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव कहलाएंगी, नीचे वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी नेगेटिव कहलाएंगी। सो यस, वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन इस पूरे टाइम में, क्योंकि हमेशा ऊपर है और इंक्रीज कर रही है एंड इंक्रीजिंग। ठीक बात है भैया यहाँ तक। ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। अब किसकी बात कर सकते हैं? एक्सेलरेशन की। आपने बोला था कि एक्सेलरेशन इज dv by dt। आपने क्या बोला? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। दिस इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो यहाँ अपन स्लोप चेक कर सकते हैं। स्लोप कैसे देखें? स्लोप देखने का तरीका, ये जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ उसे कहते हैं स्लोप, टेन थीटा। तो ये ध्यान रखिए, अपन यहाँ पे स्लोप की एक थोड़ी सी बात अलग से कर लेते हैं। देखो स्लोप, कोई ग्राफ है, अगर ये लाइन है, दिस एंगल इज थीटा, ये y है, ये x है, सो स्लोप which is equal to dy by dx is also equal to tan of theta। अब जब ये थीटा जो है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan होता है पॉजिटिव, तो tan थीटा इज पॉजिटिव, तो उसको बोला जाएगा स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है इसका। अगर ये जो थीटा है ये 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए, तो इस केस में जो टेन थीटा आपको मिलता है वो मिलता है नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि स्लोप जो है वो कैसा है? नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ये। अगर एक ऐसी लाइन यहाँ पे बनी हुई है तो दिस इज अ नेगेटिव स्लोप लाइन। क्यों? क्योंकि आप इसका अगर एंगल यहाँ से देखेंगे तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्रीज, तो दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। ये एंगल देखेंगे तो दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं कि स्लोप कब कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे इस 0 से a के बीच में या o से a के बीच में, सो दिस स्लोप थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दिस स्लोप इज पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड क्योंकि स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लीजिए, हर जगह पे स्लोप आपको एक जैसा मिलने वाला है। थीटा, ये एंगल पे थीटा, ये एंगल पे थीटा, किसी भी आप पॉइंट पे एंगल देख लो, हर एंगल पॉइंट पे थीटा सेम मिलने वाला है। स्लोप इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये बात हो गई। अब आते हैं अपन ए से बी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ए से बी तक की अगर बात करें इसकी, तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ए से बी तक ये 60 पे है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सो ए से बी वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ओके भैया, वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं, सो एक्सेलरेशन इज 0। और इसको आप स्लोप से भी देख सकते हैं। देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जब लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। जब थीटा 0 है तो टेन थीटा भी 0 है, टेन थीटा 0 है मतलब स्लोप भी यहाँ पे 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, कोई खास बात नहीं। अच्छा, बी से सी की तरफ चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये स्लोप कैसा है? दिस स्लोप इज मोर देन 90 डिग्रीज, मतलब स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स से देखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसी से अपन हमेशा एंगल चेक करेंगे। तो दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, स्लोप इज नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव है, पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी इज पॉजिटिव हियर, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ है, यहाँ से इससे ऊपर है, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अच्छा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रही है? देखो इस टाइम पे वेलोसिटी 60 है, यहाँ आते आते वेलोसिटी 0 हो गई, लगातार कम हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप इज नेगेटिव एंड अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि आप इसके किसी भी पॉइंट पे एंगल देखिए, मैं मान लीजिए ये पॉइंट उठाता हूँ, तो ये लाइन
ये एंगल थीटा, या इस पॉइंट पे देखूं तो ये लाइन ये एंगल थीटा, या इस पॉइंट पे देखूं ये लाइन ये एंगल थीटा, सारे एंगल सेम मिल रहे हैं। जब हमें हर पॉइंट पे एंगल सेम है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। सो यस, स्लोप इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। आगे चलते हैं सी से डी के बीच में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफ आ चुका है एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ। अब ये था एक्स एक्सिस, सी से डी पूरा ग्राफ अब एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है मतलब इस बार वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि अब एक्स से नीचे की तरफ है। देखो यहाँ वैल्यू भी दिख रही है, -20 -40, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव नाउ, वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पे है 0, यहाँ आ गई तो हो गई 20, यहाँ आ गई तो हो गई 40। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होना। याद करो हमेशा, पॉजिटिव अगर ये है तो दिस इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी थी 0, यहाँ आते आते वेलोसिटी हो गई 20, यहाँ वेलोसिटी हो गई 40, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। सो यस लिखेंगे वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा अगर स्लोप की बात करूं, स्लोप, तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन है, इस लाइन का एंगल थीटा अगेन मोर देन 90 डिग्री, तो स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ओहो, देखो ध्यान से यहाँ पे एक खास बात, मैं आपको यही कह रहा था कि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दो अलग अलग बातें हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही थी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग। इसे बोलते हैं रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। अगले केस में देखो, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन फिर भी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि भैया वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इज एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को कम करे, एंड रिटार्डेशन का, सॉरी रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी जो वेलोसिटी को कम करे, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वो क्वांटिटी जो वेलोसिटी को इंक्रीज करे। तो यस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दिस इज नॉट रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हमें चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो दिस इज रिटार्डेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो दिस इज एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। तो आगे जाके हम इसको थोड़ा सा और एक बार समझ लेंगे कुछ डायग्राम्स के साथ, बट यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन इट इज रिटार्डिंग, ये एक्सेलरेट भी कर सकता है जैसे कि यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे जब बात आती है डी से ई के बीच की, उस डी से ई को भी देख लो जल्दी से। वेलोसिटी इज अगेन नेगेटिव, क्योंकि ये पूरी की पूरी वेलोसिटी अभी भी इस एक्सिस से नीचे की तरफ है। ओके, वेलोसिटी इस बार डिक्रीज कर रही है, देखिए यहाँ पे 40 थी, फाइनली जाते जाते अगेन 0 हो गई, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। स्लोप की अगर बात करूं तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है थीटा, तो थीटा देखिए ये लाइन है, एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल देखते हैं, दिस एंगल इज थीटा, so slope is positive क्योंकि theta is less than 90 degree, तो slope is positive and a constant, so acceleration is positive and constant। अब यहाँ ध्यान से देखो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है फिर भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बात क्लियर है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी रिटार्डेशन हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट मींस डायरेक्शन, उसका रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर इधर ही वेलोसिटी है और इधर ही एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, सीधा सा ये हिसाब है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी एक्सेलरेशन नेगेटिव था, अपोजिट डायरेक्शन में थे, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। जब वेलोसिटी नेगेटिव थे एक्सेलरेशन नेगेटिव था, सेम डायरेक्शन में थे, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। यहाँ फिर से देख लीजिए, वेलोसिटी नेगेटिव थी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी।
अब चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन हो, सेम और अपोजिट, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गया पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफ, इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। अब आपसे आसानी क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 40 सेकंड्स। 0 to 40 सेकंड्स बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने कितने हैं। तो भैया ये ग्राफ कैसा है, दिस ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने पढ़ा था कल कि इंटीग्रल वी डी टी विल गिव यू एक्स। रिमेंबर कहां से आया था ये, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से। इसको इंटीग्रेट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी कर। ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दो टाइप के एरिया डिफाइन किए थे, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। जो एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर थे वो पॉजिटिव थे, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे थे वो नेगेटिव थे। डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टेंस जब निकालते हैं तो दोनों एरियाज को ऐड कर देते हैं। वही सारी बात है अपने को यहाँ पे यूज करनी है। तो बात पहले पूछिए डिस्टेंस की, कहां से कहां तक, 0 से 40 तक। तो कौन सा एरिया आएगा 0 से 40 तक, यहां तक का सारे एरिया आ जाएगा 0 से 40 तक में। ये एरिया आपको देखना है 0 से 40 तक। तो इस एरिया को देख लेते हैं जल्दी से। ये एक ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल, देखिए ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, अगेन एक ट्राइंगल, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल। ऐसे चीजें बन गए आपके पास, टोटल एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हैचिंग कर देता हूँ। एरिया आप निकालेंगे, सॉल्व भी आप करेंगे, ये सॉल्व नहीं कर रहा। दिस कंप्लीट एरिया इज A1, और ये एरिया आपको देखना है, दिस कंप्लीट एरिया इज A2। तो जब डिस्टेंस आपको पूछा गया है तो डिस्टेंस में एरियाज ऐड हो जाते हैं, सो डिस्टेंस कैन बी गिवन एज A1 प्लस A2 एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी A1 माइनस A2। ये हो जाएंगे आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एरियाज को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस मिल जाएगी, एरियाज को सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड्स एंड एट t इक्वल टू 20 सेकंड्स। एक्सेलरेशन आपसे पूछा है 5 सेकंड्स पे और 20 सेकंड्स पे। देखो कैसे निकालेंगे। 5 सेकंड्स, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स यहाँ पे आएगा, ये टाइम वाला चल रहा है, 10 यहाँ पे है तो हाफ पे 5 हो जाएगा। इस टाइम पे आपको पूछा गया बताइए एक्सेलरेशन कितना है। तो इस पे पूछा है दिस इज 5 सेकंड्स, बताइए कितना एक्सेलरेशन है। मैं इस ग्राफ को ऊपर लेके चलता हूँ, ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, तो क्या करेंगे। एक्सेलरेशन आपसे पूछा है बेसिकली, देखिए ये वाली लाइन है ना, 0 से A वाली लाइन, उसमें पूछा है। तो यहाँ जो टेंजेंट है उसका जो एंगल बनता है थीटा, वो आपको दे देगा एक्सेलरेशन। तो मैं पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, ये कहां से आया था, dV बाई dt से। तो आपसे जब पूछा गया एट t इक्वल टू 5, तो बात हो रही है O से A वाले सेगमेंट की, तो इसका स्लोप अपने को देखना है, और स्लोप देखने का तरीका होता है tan थीटा। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, OA से ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल का अपने को स्लोप चाहिए, ये अपने को थीटा चाहिए यहाँ पे। तो थीटा कैसे मिलेगा, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ। देखिए ये है 0, ये है 60, तो मतलब ये जो हाइट हो गई, दिस हाइट इज 60, ये जो लेंथ है दे रखी है 10। तो ट्राइंगल बन गया आपके पास 60 और 10 का, ऐसा यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, दिस इज 60, दिस इज 10, दिस इज O, दिस इज A। ऐसा एक ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है, आपको चाहिए ये वाला थीटा, तो मिल जाएगा आराम से। टेन थीटा इज 60/10, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। So this is the acceleration at t equal to 5-6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया एट t इक्वल टू 20 सेकंड्स एक्सेलरेशन बताइए। तो t इक्वल टू 20 वाला स्लोप देखते हैं, ये रहा 20 सेकंड्स, यहाँ इस पॉइंट पे आपसे स्लोप पूछा गया। तो कौन सा सेगमेंट आ रहा है, B से C वाला सेगमेंट आ रहा है, ये वाला। इस सेगमेंट को अलग से बना लेते हैं, ये 60 है, इसको देखो तो यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे ये 30 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर 60 इधर 15,
और ये एंगल आपको चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं जल्दी से। ऐसा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज 15, दिस इज 60। ये कैसा है 15? यहाँ पे 15 वाला पॉइंट था, यहाँ पे 30 वाला पॉइंट था, डिफरेंस इज 15। ओके, आपको एंगल देखना है हमेशा पॉजिटिव एक्सेस के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। स्लोप हमेशा कैसे निकलता है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। तो ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस, आपको ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल यू होल्ड। तो इस एंगल को निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये एंगल देख लूं, अल्फा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि ध्यान से देखो, सो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये टोटल एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। अगर ये एंगल अल्फा है और ये थीटा है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो अल्फा कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। टेन अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। एंड टेन ऑफ पाई माइनस थीटा रिमेंबर कैसे दिखा था? सी एस ऐसा, पाई माइनस थीटा इस जगह पे, इस जगह पे ये पाई था, माइनस थीटा मतलब इस सेगमेंट की बात हो रही थी। इस सेगमेंट में टेन, टेन इज नेगेटिव, तो आंसर आएगा यहाँ से टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा। दिस टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन अल्फा। बहुत बढ़िया बात, अल्फा तो अपने को यहाँ से आराम से मिल रहा है। टेन अल्फा में इस ट्राइंगल से कितना लिख सकता हूँ? देखो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन अल्फा। टेन अल्फा ऐसे लिखा सकता है 16, 60/15, तो यहाँ से मिल गया -4। तो आपको स्लोप मिल गया -4। और ध्यान दो, मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी ये एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा स्लोप नेगेटिव मिलेगा। क्या मिल गया? स्लोप नेगेटिव। यस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे दिस एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप मिला पॉजिटिव 6। यहाँ पे दिस एंगल इज मोर देन 90, स्लोप मिला नेगेटिव -4। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया आपको इस पॉइंट पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 20। ये कौन सी बात हो रही है? एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड, ये इस पूरे की बात हो रही है यहाँ पे। इससे पहले किसकी बात हुई थी? टाइम t इक्वल टू 5 की बात हुई थी। ठीक है, ये BC वाला सेगमेंट था, B से C वाला सेगमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ का स्लोप लिख सकते हैं, और स्लोप को रिलेट करके आप उस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको एक्सेलरेशन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो आपको वेलोसिटी मिल जाता। एरिया अंडर कर्व से भी आप चीजें देख पा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, सॉरी वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। तो इस टाइप के सारे जो रिलेशन है ग्राफ के साथ वो अपने को देखने आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई ग्राफ से रिलेटेड। कुछ और बातें जो ग्राफ से रिलेटेड है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर खत्म करेंगे तो लास्ट में ग्राफ पढ़ेंगे इसके साथ, तब हम और डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एक काम करते हैं, मीटिंग एंड होने वाली ये वाली, तो फिर से ज्वाइन करते हैं।